ये कहानी है लालच की। और इस कहानी में मैंने सीखा कि हमें खुद पर तो पूरा भरोसा होना ही चाहिए, लेकिन अपने जज्बात पर भी काबू रखना चाहिए, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लॉ स्टूडेंट है और अभी वो अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में है, मगर उसका ज्यादातर ध्यान जुए पर ही रहता है। दरअसल उसे लगता है कि वो बहुत खास है। जिस तरीके से वो प्लेयर के दिमाग को पढ़ता है दूसरा कोई भी नहीं पढ़ सकता। वो हमेशा ही कसिनोज में जाता है, मगर उसके खासकर टारगेट्स वही लोग होते हैं जिन्होंने अभी नया नया खेलना शुरू किया है, क्योंकि माइक उन्हें बड़े ही आसानी से हरा देता है। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है। फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि उसे अब बड़ा हाथ मारना है। वो घर पे आता है और अपने ट्यूशन की फीस के सारे पैसों के साथ साथ अब तक उसने जितने भी पैसे कमाए और जितने भी पैसे जीते सारे पैसों को लेकर जाता है एक अंडरग्राउंड कसिनो में, जहाँ पर पैसों की कोई भी लिमिट नहीं होती। जो जितना चाहे उतना जीत सकता है और जितना चाहे हार भी सकता है। वो जैसे ही कसिनो के अंदर दाखिल होता है उसकी नजर पड़ती है जोए नाम के आदमी पर, जो बहुत समय से गैम्बलिंग कर रहा है। ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमेशा ही इनकी बातचीत होती रहती है। जोए सीधा माइक के पास आता है और उसके हाथों में इतने सारे कॉइन्स देखकर कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे पोकर प्लेयर हो, मगर मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि तुम्हें इतनी बड़ी बाजी नहीं खेलनी चाहिए। जब मैं 19 साल का था तब से मैं कसिनो के अंदर ही हूँ। आखिर तुम इतनी बड़ी बाजी क्यों खेलना चाहते हो? इन बातों को सुनने के बाद माइक कहता है कि वो ज्यादा पैसे जीतेगा और फिर यहाँ से सीधा लास वेगस निकल जाएगा। उसे वहाँ पर जाकर अपने सपनों को पूरा करना है। तब जोए भी उसे नहीं रोकता और प्लेयर्स को दिखाने लगता है। आज यहाँ पर एक आदमी आया है जिसका नाम है टेडी। दरअसल टेडी एक कसिनो का मालिक है। अब ये लोग खेलना शुरू कर देते हैं और माइक अपने दिमाग में सारी चीजों को दोहराता है कि अगर आप शानदार तरीके से सामने वाले को समझ सकते हैं तो आपके खराब पत्ते भी आपको जिता सकते हैं। और यही काम यहाँ पर माइक करता है। वो अपने पत्तों को देखता है और डबल ब्लफ करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दो लोग आउट हो जाते हैं और अब उसके सामने सिर्फ और सिर्फ टेडी बचा हुआ है। अपने पत्ते देखने के बाद माइक को एहसास होता है कि उसके पास पत्ते अच्छे हैं। तब वो ऐसे दिखावा करने लगता है जिससे टेडी को लगे कि उसके पास पत्ते अच्छे नहीं हैं, ताकि वो बाजी को बढ़ाता जाए। एक के बाद एक वो पैसे बढ़ाने लगता है और टेडी बड़े ही ध्यान से उसे देखता है। वो एकदम शांत बैठा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये लड़का क्या करना चाहता है। एक वक्त के बाद माइक अपने सारे पैसे लगा देता है। इन चीजों को देखने के बाद टेडी थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाता है। फिर वो भी अपने सारे पैसे लगा देता है। अब बारी आती है पत्ते दिखाने की। टेडी जैसे ही अपने पत्ते दिखाता है यहाँ के सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि टेडी जीत चुका है और टेडी ने बात को साबित कर दिया कि उससे ज्यादा तजुर्बा किसी और को नहीं है। उसके सामने माइक टिक नहीं पाया। माइक अपनी आंखों के सामने अपनी सारी सेविंग्स को जाते हुए देख रहा है और वो अंदर से सुन पड़ गया है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता। सारे पैसे हारने के बाद जब वो बाहर आता है तब जॉय उससे बात करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे प्लेयर हो, मगर तुम आज हार गए क्योंकि तुम्हें इतनी बड़ी बाजी नहीं खेलनी चाहिए थी। कभी भी किसी गैम्बलर को अपने सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं बचा, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जैसे तुम नए प्लेयर्स को हरा रहे थे वैसे ही हराओ। अगर तुम उनसे भी हारे तो मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, और अगर तुम उनसे जीते तो जीते हुए पैसों में से हम आधा आधा करेंगे। लेकिन माइक उसकी तरफ देखकर कहता है कि अब मैं गैम्बलिंग छोड़ रहा हूँ। मैंने सोचा था कि आज पैसे जीतने के बाद मैं सीधा लास वेगस जाऊंगा और एक प्रोफेशनल जुआरी बनूंगा, लेकिन अब मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि गैम्बलिंग मेरे लिए नहीं बनी। और अब से वो डिलीवरी का काम शुरू कर देता है। वो ट्यूशन के पैसे दोबारा कमाना चाहता है ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और एक अच्छा लॉयर बन सके। अब एक दिन माइक अपने प्रोफेसर के घर जाता है उनके पेपर्स को पहुंचाने के लिए, तो वो देखता है कि यहाँ पर पोकर का गेम चल रहा है। प्रोफेसर हमेशा ही अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लॉयर ही हैं या फिर जजेस जिनके पास बहुत सारा पैसा है और सब लोग मिलकर यहाँ पर पोकर खेलते हैं। माइक ने सिर्फ इस चीज के बारे में सुना था। सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि प्रोफेसर के घर पे बहुत बड़ी गैम्बलिंग होती है, मगर किसी के पास भी इस बात का सबूत नहीं था। आज माइक ने अपनी आंखों से देख भी लिया। वो बड़े ही ध्यान से सारे प्लेयर्स को देखता रहता है और उसे ये बात समझ में आती है कि इनके पास पैसा बहुत है और पोकर खेलने का जोश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी स्किल उतनी बेहतर नहीं है। वो सबको ध्यान से देखता है और अपने प्रोफेसर के पास जाता है और उन्हें एक्स्ट्रा बाजी लगाने के लिए कहता है। तब वो सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फिर वो एक्स्ट्रा बाजी लगवाता है और एक एक करके सबके पत्तों को गैस करके बताता है कि आखिर किसके पास कौन सा पत्ता है, और माइक इस तजुर्बे से उसका प्रोफेसर जीत जाता है। अब प्रोफेसर माइक से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और उसे अपनी बगल में बैठने के लिए कहता है ताकि माइक भी खेल सके, लेकिन माइक कहता है कि वो यहाँ नहीं बैठ सकता और वो प्रोफेसर को समझा भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हुआ है और उसने गैम्बलिंग क्यों छोड़ दिया। यहाँ से निकलने के बाद अगले दिन माइक पहुँचता है जेल के सामने। तब हमें पता लगता है कि माइक का एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है लेस्टर। लेस्टर अभी जेल में है गैम्बलिंग के चक्कर में।
जब ये दोनों छोटे थे तब एक साथ पोकर खेलते थे। माइकल को हमेशा ही अपनी स्किल पर भरोसा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लेस्टर हमेशा ही चीटिंग करता था। लेस्टर जब से जेल के अंदर आया है तब से उसने चीटिंग करने के और भी नए नए तरीके सीख लिए हैं। जैसे ही वो जेल से निकलता है माइक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये लोग घर जाने लगते हैं तो माइक लेस्टर से पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो। लेस्टर कहता है कि वो फिर से गैम्बलिंग करेगा। उसने कुछ नए तरीके सीखे हैं जिससे वो किसी को भी हरा सकता है। वो माइक से कहता है कि हम दोनों मिलकर बहुत सारा पैसा बनाने वाले हैं। तब माइक बताता है कि उसने गैम्बलिंग छोड़ दिया है और अब वो कभी भी पोकर नहीं खेलेगा। वो लेस्टर को भी मना करता है, लेकिन लेस्टर कहता है कि तुम्हें मेरी सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। जेल जाने से पहले मैंने काफी सारा कर्जा लिया था और वो मुझे किसी भी कीमत पर चुकाना पड़ेगा, वरना वो लोग मुझे मार देंगे और मुझे गैम्बलिंग के अलावा कुछ और आता भी नहीं है। वो एक जगह के बारे में बताता है जिस जगह के बारे में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने जिक्र किया था कि यहाँ पर बहुत सारे अमीर बाप के बच्चे आते हैं पोकर खेलने के लिए। लेस्टर माइक को भी इनवाइट करता है, लेकिन माइक मना कर देता है। घर आने के बाद थोड़ी देर तक माइक इस बारे में सोचता है, फिर उसे समझ में आता है कि उसे लेस्टर की मदद करनी चाहिए, वरना वो और भी परेशानी में फंस सकता है। अब माइक भी चला आता है और ये लोग अपने गेम की शुरुआत कर देते हैं। इस बार लेस्टर बहुत ही अलग तरीके से चीटिंग कर रहा है। उसके पास जो भी पत्ते आए हैं वो ऐसे नाटक करता है कि जैसे उसके पास अच्छे पत्ते हैं, मगर उसके पास खराब पत्ते होते हैं। वहीं उसे पता है कि उसने अच्छे पत्ते किसी और को नहीं बल्कि माइक को दिए हैं। और देखते ही देखते ये लोग अच्छा हाथ मारते हैं और पैसे जीतकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लेस्टर रुकने वाला नहीं है। तब माइक उसे बड़े कसिनो में लेकर जाता है। तब हमें पता लगता है कि लेस्टर को और पैसों की जरूरत है। वो काउंटर पे जाता है और उसे पता है कि यहाँ सारे लोग माइक की इज्जत करते हैं, तो वो माइक के नाम पर $2000 का कर्जा लेता है और यहाँ खेलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ माइक अपने घर पहुँचता है। तब हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम जो है। माइक आज लेट आया है। तब जो डांटने लगती है और कहती है कि कहीं तुमने फिर से जुआ खेलना तो नहीं शुरू कर दिया। दरअसल जो को माइक की पूरी कहानी पता है कि माइक ने अपना सारा पैसा उड़ा दिया है, मगर माइक ने उसके बाद उससे कहा था कि उसने जुआ खेलना छोड़ दिया है। लेकिन जो को भरोसा नहीं है। वो जब उसका बैग चेक करती है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं जो कि लेस्टर ने उसे दिए थे, क्योंकि इन लोगों ने जीते हुए पैसों को आधा आधा किया था। जो समझ जाती है कि माइक ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया है। वो हमेशा ही गुस्सा करती रहती है माइक पे। वो माइक को कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। अगर तुम एक लॉयर बन गए तो तुम्हें इन सब चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लेस्टर को देखते हैं जो $10,000 जीत चुका है, मगर वो फिर भी कसिनो के पैसे वापस नहीं करता जो उसने माइक के नाम पर लिए थे। तब कसिनो वाले ब्याज लेना शुरू कर देते हैं, वो भी वीकली 5%। वहीं जोए पहुंचता है माइक के पास और उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लेस्टर हर कसिनो में जाकर चीटिंग कर रहा है। उसके सामने वाले जो लोग बैठे होते हैं वो इतने थके होते हैं कि वो नोटिस भी नहीं करते, मगर जल्दी ही उसे कोई ना कोई पकड़ लेगा। तुम्हें उसे समझाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद माइक सीधा लेस्टर के पास पहुंचता है। दरअसल माइक की आज इंटर्नशिप मीटिंग है, मगर वो मीटिंग छोड़ के लेस्टर के पास चला जाता है और उसे समझाता है, लेकिन लेस्टर नहीं मानता। अब शाम को माइक प्रोफेसर से मिलने आता है ताकि वो माफी मांग सके कि आज की मीटिंग में वो नहीं आ सका। प्रोफेसर उसे माफ कर देते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि आखिर उस रात तुमने कैसे किया, तुम कैसे देख सकते थे कि किसके पास कौन सा पत्ता है। माइक कहता है कि मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ और मैं एग्जैक्ट समझ जाता हूँ कि किसके पास कौन सा पत्ता है। इन बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर कहता है कि मैं एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ था। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं एक धर्मगुरु बनूं। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। मैं बार बार अपने सपने के बारे में बात करता था, लेकिन कोई भी मेरे सपने को समझ नहीं पाया। तभी एक दिन मैं वहाँ से भागकर शहर आ गया और मैंने अपने लॉ की पढ़ाई शुरू करी, क्योंकि मुझे हमेशा से ही एक लॉयर बनना था। और आज देखो मैं कहाँ पर हूँ, जो मुझे पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये कहानी तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें हम सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों को दिखा सकें जो कि उन्होंने हमारे ऊपर थोपी है। इसीलिए हम उनके सपनों को पूरा कर रहे होते हैं। इन बातों को सुनने के बाद माइक को समझ में आता है कि वो भी अपने साथ यही कर रहा है। वो लॉ की पढ़ाई इसीलिए कर रहा है ताकि सब लोग उसकी इज्जत करें, सब लोग उसे एक लॉयर की तरह देखें, मगर उसे सच में पोकर खेलना है, उसे लॉयर नहीं बनना। इस चीज को समझने के बाद वो सीधा पहुंचता है कसिनो में। लेस्टर भी उसी के साथ होता है और वो अपनी पहली वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है। अब जोए भी उसे देखकर बहुत खुश है। वो छोटे छोटे प्लेयर्स को टारगेट कर रहा है और ये छोटे प्लेयर्स कोई और नहीं, ज्यादातर टूरिस्ट होते हैं जिन्हें ये लोग बड़े ही आसानी से हरा देते हैं। और माइक यही काम कर रहा है, वो हर बाजी जीत रहा है। थोड़ी देर बाद उसके पास लेस्टर आता है और वो बताता है कि अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जो भी पैसे मैंने जीते थे लोन शार्क ने ले लिए, मगर अभी भी मेरा कर्जा पूरा नहीं हुआ है। माइक उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगली सुबह माइक भागकर जाता है ट्रायल के लिए। आज उसका ट्रायल प्रैक्टिस है, मगर उसने ना ठीक से केस को पढ़ा है और ना ही अपनी तैयारी की है। सारे लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा निराश हैं, खासकर उसकी गर्लफ्रेंड जो। वो
वो जैसे ही बाहर आती है माइक की तरफ देखकर कहती है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। माइक परेशान होता है मगर वो कुछ नहीं कहता। घर पे आके वो शराब पीता है और टीवी देखने लगता है कि 1998 में जॉनी चैन कैसे पोकर चैंपियन बना था। तभी उसका डोरबेल बजता है। दरवाजा खोलने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर पेट्रा आई हुई है जो कसिनो में काम करती है और वो अंदर आकर बताती है कि लेस्टर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। पहले उसने मेरे कसिनो से $2000 तुम्हारे नाम पर लिए, उसके बाद एक एक करके बाकी कसिनो से भी उसने पैसे उठाए हैं। अब तुम्हारे नाम पे $7000 का कर्जा है। अगर तुमने जल्दी नहीं चुकाया तो तुम्हें पता नहीं कि क्या हो सकता है। माइक अपनी जेब में देखता है तो उसके पास $1000 हैं। वो पेड्रा को दे देता है और कहता है कि अब लेस्टर को मेरे नाम पर बैन करो, वो कहीं से पैसा भी ना उठा सके। माइक सीधा पहुंचता है लेस्टर के पास और चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये क्या किया, मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच रहा हूँ, उल्टा तुमने मुझे ही फंसा दिया। तब लेस्टर उससे माफी मांगता है और कहता है कि आखिरी बार मेरी मदद कर दो, मेरे ऊपर $15000 का कर्जा है, अब तुम्हारे ऊपर भी है। हम दोनों अगर अच्छी बाजी खेलें तो एक बार में ही अपने कर्जे को चुका सकते हैं, बस एक बड़ा हाथ और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब माइक भी इस बारे में सोचता है। वो कैसे भी लेस्टर की मदद करना चाहता है क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त है, लेकिन इससे पहले उन्हें जाना पड़ेगा लोन शार्क के पास। ये लोग ग्रामा नाम के एक आदमी के पास जाते हैं जिससे लेस्टर ने पैसे लिए हैं। वो भड़क जाता है और कहता है कि 5 दिनों का वक्त है और 5 दिन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ एक लड़का आया हुआ है। ग्रामा माइक के डिटेल्स ले लेता है और कहता है कि अब लेस्टर के साथ तुम भी इस चीज में फंसे हो। 5 दिन के बाद अब मैं तुम दोनों के पीछे आऊंगा। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब इनके पीछे आग लगी हुई है। दिन रात ये लोग गेम खेलते हैं। 3 दिन और 3 रात लगातार खेलने के बाद वो 7000 जीतता है। अभी भी उन्हें $8000 की जरूरत है। यहाँ से निकलकर वो लोग एक बार्बर शॉप पर जाते हैं। तब लेस्टर कहता है कि मैं एक और बड़े कसिनो को जानता हूँ, अगर तुम वहाँ पर खेलो तो हम एक बार में ही पैसे जीत लेंगे और सारा कर्जा चुका देंगे। अब माइक भी मान जाता है और रात में ये लोग जैसे ही कसिनो के पास पहुँचते हैं इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आती हैं और यहाँ पर पुलिस वालों की भी गाड़ियां हैं। माइक लेस्टर को कहता है कि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ मत करना, ये बहुत ही बड़े लोग हैं, अगर इन्हें जरा भी शक हुआ तो ये हमें कहीं से भी ढूंढ के दफना देंगे। माइक लेस्टर को दूर रखता है और खुद खेलना शुरू कर देता है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से जा रहा है। 2 घंटे में माइक तकरीबन $4000 जीत जाता है और भी जीतने वाला होता है। तभी देखता है कि लेस्टर आकर टेबल पर बैठ गया है। दरअसल बाहर उसकी मुलाकात हुई थी एक पुलिस वाले से जिसे गैम्बलिंग का नशा है और उसने लेस्टर को जीतते हुए देखा है। वो लेस्टर को पैसे देता है और उन पैसों से आकर वो टेबल पर बैठ जाता है, लेकिन लेस्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो फिर से चीटिंग करना शुरू कर देता है और अच्छे पत्ते हमेशा माइक को देता है, लेकिन माइक नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो। तब वो जानबूझकर हारने लगता है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। वो 2 बाजी हारता है मगर तीसरी बाजी में एक आदमी लेस्टर को पकड़ लेता है और एक पुलिस वाला भी वहाँ पर आता है और पूरी ट्रिक बताने लगता है कि आखिर लेस्टर चीट कैसे करता है। वो लोग ये भी समझ जाते हैं कि ये लोग मिले हुए हैं। तब वो लोग माइक को भी पीटते हैं। बड़ी बेरहमी से पीटने के बाद इन दोनों को बाहर फेंक दिया जाता है। जितने भी इनके पास पैसे थे सारे पैसों को भी उन लोगों ने छीन लिया है। बाहर आने के बाद माइक चिल्लाता है लेस्टर पे और कहता है कि अगर तुम साथ रहे तो मैं हर जगह से बैन हो जाऊंगा। अच्छा है तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। इतना कहकर वो निकल जाता है। अगले दिन उसे पता लगता है कि लेस्टर यहाँ से भाग गया और अब सारे के सारे लोन शार्क माइक के पीछे लगे हुए हैं लेस्टर के पैसे को हासिल करने के लिए। अब किसी भी तरीके से माइक को $15000 चाहिए। तब वो पहुंचता है सीधा जॉय के पास और उससे पैसे मांगता है। जॉय कहता है कि मुझे पता है ये पैसे तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें लेस्टर का कर्जा चुकाना है। मैंने पहले ही बोला था कि उस आदमी से दूर रहो, देखो अब तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। इतना कहकर जॉय वहाँ से जाने लगता है। तब उसे माइक रोकता है और कहता है कि उस रात जब मैंने सारे पैसे लेकर आया था मैं जानता था कि मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है। कसिनो में मेरे सामने जॉनी चैन बैठा था जो वर्ल्ड चैंपियन था 1998 में। हर बार मेरे पास गंदे पत्ते आए लेकिन मैंने जॉनी को अच्छे से पढ़ लिया है और वो मुझे भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हर बार मैंने ऐसे ब्लफ किया कि मैं हर बार जीत रहा हूँ और उस दिन मुझे समझ में आया कि अब मुझे नए लोगों के साथ नहीं मैं प्रो लोगों के साथ खेलकर भी जीत सकता हूँ। जो इन बातों को सुनने के बाद भी उसे पैसे नहीं देता। अब माइक के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है प्रोफेसर। माइक उनके पास आता है, उनसे बात करता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो $15000 मांगता है। बहुत देर बात करने के बाद प्रोफेसर कहता है कि मेरे पास $10000 हैं, सिर्फ वही है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर वो चेक बाहर निकालता है और चेक लिखते समय कहता है कि जब मैं घर से भाग रहा था तब मेरी माँ ने मेरी मदद की थी। मेरी माँ के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे मगर जिस तरीके से उन्होंने मेरी मदद की आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए इन पैसों की जरूरत है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इस चीज को याद रखना कि तुम्हें इसका कैसे इस्तेमाल करना है और उस चीज को बदलना है जो तुम सच में अपने जीवन में चाहते हो। ये शब्द माइक पर बहुत
बहुत गहरा असर करते हैं। वो सारे पैसों को लेकर उसी कैसीनो में जाता है जहाँ पर माइक टेडी से पैसे हारा था। टेडी उसे देखकर चला आता है कि एक बार फिर से वो माइक को हराएगा। ये लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और खेल की शुरुआत हो जाती है। माइक सबसे पहले $500 की बाजी खेलता है, तभी टेडी $5000 की बाजी रख देता है। माइक यहाँ पर बड़े ही ध्यान से उसे देखता है कि टेडी उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। उसके पास शायद बड़े पत्ते नहीं हैं। तब वो उसके दिमाग के साथ खेलने लगता है और अपने सारे के सारे पैसे लगा देता है। तब एक वक्त के लिए यहाँ पर टेडी बहुत चक्का रह जाता है। अब उसे ना चाहते हुए भी सारे पैसे लगाने पड़ते हैं और अंत में माइक बाजी जीत जाता है। अब एक के बाद एक वो पैसे लगाते जा रहे हैं। कुछ ही देर में माइक $20000 जीत जाता है, लेकिन वो इस बाजी को नहीं बढ़ाता। वो अपना 15,000 का कर्जा चुकाता है और अभी भी 5,000 उसके पास हैं, जिन्हें लेकर वो जाने लगता है। मगर टेडी नहीं चाहता कि माइक यहाँ से पैसे लेकर जाए। वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि बस हो गया तुम्हारा। तुम जैसे लोग यहाँ पर आते हैं कि इतने पैसे जीत लें ताकि वो खाना खा सकें, और फिर जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब यहाँ पर आते हैं भिखारियों की तरह। माइक जानता है कि उसे टेडी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माइक ये भी जानता है कि टेडी भी गुस्से में है। उससे खेलना अच्छा सौदा हो सकता है। वो $5000 वापस लेता है और 20,000 के साथ दोबारा टेबल पर बैठ जाता है और गेम की शुरुआत हो जाती है। माइक ने अब तक टेडी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। पहले बाजी की जब शुरुआत होती है तो माइक टेडी को देखकर समझ जाता है कि उसके पत्ते अच्छे हैं। तब वो फोल्ड कर देता है। टेडी को ये बात समझ नहीं आती कि माइक ऐसा कैसे कर पा रहा है। तब टेडी को ध्यान आता है कि उसकी एक आदत है, जब उसके पत्ते अच्छे होते हैं तब वो बिस्किट खाता है और अच्छे नहीं होते तो नहीं खाता। वो सारे बिस्किट को बाहर फेंक देता है और फिर से खेलना शुरू कर देता है। मगर अब वो माइक को मात नहीं दे सकता। अगली बाजी की जैसे ही शुरुआत होती है, माइक समझ जाता है कि टेडी के पास कैसे पत्ते हैं। तब वो ब्लाइंड खेलता है। वो अपने पत्ते देखता भी नहीं है और बाजी पहुंच जाती है बहुत ऊपर। टेडी के पास जितने भी पैसे थे टेबल पर, सब कुछ उसने लगा दिया है और माइक ने भी। अंत में जब वो पत्ते दिखाता है तो माइक बाजी जीत जाता है। अब टेडी एकदम बावला हो जाता है और माइक को चिल्लाकर गालियां देने लगता है। मगर थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि माइक ने बिना चीटिंग के उसे हराया है और वो माइक का कुछ कर नहीं सकता। तब टेडी अपने सारे लोगों को शांत करवाता है। माइक पैसे लेता है और सबसे पहले अपना ग्रामा का कर्जा चुकाता है और फिर प्रोफेसर का $10,000 वापस दे देता है। फिर वो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड जो के पास और उसे बताता है कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है। अब उसे लास वेगास जाना है ताकि वो प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बनने का सपना पूरा कर सके। उसके पास अब अच्छे खासे पैसे भी हैं। सारे पैसे लेकर वो टैक्सी में बैठता है और निकल पड़ता है एयरपोर्ट की तरफ। और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका एक लाइक मेरी हिम्मत को हौसला देता है और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी मजेदार कहानी लाने का मौका देता है। तो आप लोग भी अपनी हिम्मत दिखाओ और लाइक और सब्सक्राइब के बटन को कुचल डालो। लव यू गाइस।